नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक तरफ तो ऐसा ड्रामा चल रहा है कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे सीजन भूल जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारे अंकल सैम यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो हाल है कि वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी हाँ, बात सीधी और साफ ये है कि पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच बारूद का ऐसा तमाशा चल रहा है मानो तीसरा विश्व युद्ध आज ही है। ट्रंप साहब रोज सुबह सुबह ट्विटर पर अमेरिका की दादागिरी का ढोल पीटते थे और दावा करते थे कि उन्होंने नाकाबंदी करके ईरान की तेल वाली गर्दन जिसे मोड़ दिया है, और ऐसा मोड़ दिया है कि दिए में जलने को तेल का एक कतरा तक नहीं बचा। लेकिन इस बीच खेल ऐसा पलटा कि सब देखते रह गए। अब ईरान ने अचानक अपने बटुए की जिप खोली और 18 अरब डॉलर के तेल की बिक्री और रसीद काट के सामने चिपका दी है। अब दुनिया हैरान है कि क्या अमेरिका का ये ब्लॉकेड महज कागजी शेर था या फिर ईरान अंधेरे में तीर चलाकर वॉशिंगटन की नींद उड़ा रहा है। बात सिर्फ ईरान अमेरिका की गुत्थम गुत्थी तक सीमित नहीं रही थी, लेकिन इस सुलगती हुई आग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी आग में घी डालने वाला काम कर दिया है। कैस्पियन सागर में ईरान के एक जहाज पर हमला हुआ। ईरान अब उसे सीधे कीव पर मिसाइल दागने की धमकी दे रहा है। तो चलिए इस पूरे सुपरहिट थ्रिलर के एक-एक पन्ने खोलते हुए और देखते हैं कि कौन किसे बेवकूफ बना रहा है और किसकी असल में हवा टाइट हो चुकी है। फिलहाल ईरान के तेल मंत्रालय ने जैसे ही 18 अरब डॉलर की कमाई का आंकड़ा पूरी दुनिया के सामने रखा, वॉशिंगटन के दफ्तरों में कॉफी के कप हाथ से छूट गए। जी हाँ, अमेरिका सालों से चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा था कि उसने ईरान के चारों तरफ ऐसी अभेद नाकाबंदी कर दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन तेहरान ने बड़ी खामोशी से उसी नाकाबंदी के नीचे से खरबों रुपए का तेल निकाल कर बेच भी दिया। 11.5 अरब डॉलर के दौरान या युद्ध के दौरान और 6.5 अरब डॉलर युद्ध विराम के नाम पर बटोर लिए गए, जो ये साबित करते हैं कि अमेरिका की पाबंदी अब उस बिना दांत वाले शेर जैसी हो चुकी है जो सिर्फ दहाड़ सकता है लेकिन काट नहीं सकता। लेकिन ठहरिए, इस पूरी मसालेदार कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम महज 1 महीने पुराना पन्ना पलटते हैं। जून के अंत में ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ रो रो कर दुनिया को कह रहे थे कि अमेरिकी ब्लॉकेड ने उनकी सांसें रोक दी और देश से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जा पा रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या गालिबाफ साहब वो बयान महज एक आंखों में धूल झोंकने का नाटक था ताकि अमेरिका अपनी नाकाबंदी पर ताली बजाता रहे और ईरान पीछे से या पीछे के दरवाजे से अपना सारा माल चिपकाता रहे? क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। जब गालिबाफ साहब ने ये कहा है कि हमारे ब्लॉकेड हो रखी है और हम तेल नहीं निकाल पा रहे, तो ये 18 अरब डॉलर की जो किस्त उन्होंने पकड़ाई है या जो इन्होंने रिसिप्ट काट के दी है, वो कहाँ से गए? या फिर तेल मंत्रालय अब हवा में ही लट चलाकर अमेरिका पर सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है? ईरान के तेल मंत्री ने इस पूरे गणित का जो तर्क दिया है वो अभी और भी दिलचस्प है। उन्होंने बड़े फर्क से बताया है कि 18 अरब डॉलर सिर्फ नए कुओं से तेल निकाल कर नहीं कमाए गए, बल्कि उन्होंने उन पर जहाजों गोदामों का ढक्कन खोलना है और जो सालों से समुद्र में तैरते हुए बैंक बनकर खड़े थे। युद्ध विराम का झंडा जैसे ही थोड़ा सा हिला, ईरान ने लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और कंडेंसेट झटके में बाजार में उतार दिया। यानी तेहरान ने साबित कर दिया है कि वहां सांप भी मारा जाना चाहता है और लाठी भी नहीं टूटने देनी जाती है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका झेली और दूसरी तरफ अपना पुराना जंक माल भी करोड़ों के भाव में बेच दिया। आखिर इस पूरे ड्रामे में ईरान का वो छिपा हुआ खरीदार कौन है जिसकी बदौलत तेहरान अमेरिका के मुंह पर 18 अरब डॉलर फेंक के मार रहा है? जवाब सबको पता है, चीन। वॉशिंगटन चाहे जितने कड़े प्रतिबंध लगा ले, बीजिंग ने कभी इन पाबंदियों को भाव नहीं दिया। चीनी रिफाइनरियों ने समुद्र के बीचों बीच जहाजों के नाम बदलकर, झंडे बदलकर और तेल के आसपास या आपस में मिलाकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे से हमेशा ईरानी क्रूड ऑयल खींचा है। यह अमेरिका के मुंह पर ऐसा तमाचा है, यह थप्पड़ है जो बताता है कि सुपर पावर होने का घमंड चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन बाजार की मांग के आगे अंकल सैम का हर पासा उल्टा ही पड़ जाता है।
अब जरा बात कर लेते हैं व्हाइट हाउस के उस शोमैन की जो हर सुबह 5 बजे एक्स पर पोस्ट करते हैं और युद्ध का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है। लेकिन 13 दिनों तक ईरान पर मिसाइलों की बारिश करवाने वाले अचानक शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप साहब को दया का दौर उमड़ पड़ा। उन्होंने हमले को रोकने का हुक्म दिया। ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे वो कोई बड़े शांति दूत हों कि अब ईरान बातचीत के लिए सीरियस लग रहा है, इसलिए हमने ब्रेक लिया है। अरे साहब, दुनिया बेवकूफ नहीं है। जब खिसियाने बिल्ली खंबा नोचने वाली हालात हो जाती है तब ऐसे ही शांति के पाठ याद आते हैं, क्योंकि 13 दिनों में ईरान को झुकाना तो दूर, उसकी तेल की बिक्री तक नहीं रोक पाई हैं आप। व्हाइट हाउस के गलियारों में भले ही ये ढिंडोरा पीटा जा रहा हो कि अमेरिका ने ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ओमान के रास्ते बैकडोर बातचीत खुद अमेरिका को ही शुरू करनी पड़ी। हॉर्मुज़ जलसंधि जहां से पूरी दुनिया की सांसें यानी तेल की 1/4 हिस्सा गुजरता है, वहां ईरान ने ऐसी घेराबंदी कर दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नानी याद आ गई। ट्रंप को अच्छी तरह समझ आ गया है कि अगर ये जलसंधि लंबे समय तक बंद रहा तो अमेरिका में पेट्रोल के दाम इतने भागेंगे कि उनका चुनावी गणित धड़ाम से नीचे आ गएगा। इसलिए उन्होंने वक्त रहते डील मेकर का नकाब पहनना ही अच्छा समझ लिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मजेदार स्थिति इजराइल की भी हुई है। जी हाँ, जो शुक्रवार की सुबह अमेरिका की तरफ से एक और महा हमले का इंतजार कर रहा था। इजरायली सुरक्षा तंत्र और वॉर कैबिनेट पूरी रात जागकर इस उम्मीद में बैठी थी कि अंकल सैम यानी अमेरिका आज तेहरान का नक्शा बदल देंगे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि ट्रंप साहब ने रेड बटन से अपनी उंगली हटा ली है, इजरायली जनरलों के चेहरे पर ऐसे उतर आए हैं मानो दूल्हा तैयार खड़ा था और बारात ही रद्द हो गई। जी हाँ, अमेरिका की इस अचानक पलटी ने इजराइल को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि वॉशिंगटन अपनी सहूलियत के हिसाब से दोस्तों और दुश्मनी तय करता है। ना तो वो किसी का दूसरे देश का दोस्त है और ना ही वो किसी का दुश्मन है, ये वॉशिंगटन का है। अब ये अमेरिका और ईरान का ये जो मामला है वो थोड़ा ठंडा होने की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इस पूरी आग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कूद पड़े। भाई साहब, आपने देश में तो रूस के साथ मामला संभल नहीं रहा, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब को लगा कि बहती गंगा में वो थोड़ा हाथ धो ले। कैस्पियन सागर में ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक नाविक की दर्दनाक मौत हो गई। अब तेहरान का पारा 7वें आसमान पर है। उन्होंने साफ कह दिया कि गेहूं के साथ अब गुड़ भी पिसेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने बेवजह अपनी टांग अड़ाकर ईरान को अपना सीधा दुश्मन बना लिया। देखो, जरूरत नहीं थी ईरान पर या ईरान के इस जहाज पर हमला करने के, लेकिन ज़ेलेंस्की ने करा है तो उसका भुगतान भी ज़ेलेंस्की खुद करेंगे। ईरान ने भी बिना कोई वक्त गवाए यूक्रेन के प्रभारी राजनयिक को तेहरान के विदेश मंत्रालय में तलब करके वो मिर्ची लगाई है कि कीव एक सन्नाटा पसर गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है और यूरोपियन यूनियन को भी लपेट दिया है। इतना ही ना, ईरान के समर्थित टेलीग्राम चैनलों पर भी बाकायदा वो नक्शे पोस्ट किए जा रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि ईरान के मिसाइलें तेहरान से उड़कर सीधे ज़ेलेंस्की के दफ्तर तक कैसे पहुंच सकती है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली बेवकूफी, जो ज़ेलेंस्की ने कैस्पियन सागर में अपनी उंगली फंसाकर करी है। ज़ेलेंस्की का इस हमले के पीछे जो तर्क था वो भी किसी से जासूसी फिल्म से कम नहीं है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस असल में खाड़ी देशों को और अमेरिकी मिलिट्री बेस की हाई रेवोल्यूशनल सैटेलाइट तस्वीर ईरान को सप्लाई करता रहा ताकि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक निशाने लगाती रहे। इसी बौखलाहट में यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरानी जहाजों को निशाना बनाया, लेकिन ज़ेलेंस्की ये भूल गए कि ईरान कोई निहत्था देश नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले इस दौर में ईरान के पास वो ड्रोन और मिसाइलें हैं जो पहले ही यूक्रेन के शहर में तबाही मचा रही हैं और अब ईरान इसे खुलेआम करने की धमकी दे रहा है। तो अब जब कोई देश सालों से दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध का सामना कर रहा हो और फिर भी 18 अरब डॉलर का तेल बेच दे तो मान लेना चाहिए कि प्रतिबंध लगाने वाले इस रणनीतिक में ही लोचा है भैया। अमेरिका हमेशा से ये दावा करता रहा क्या आया है कि डॉलर के सिस्टम से बाहर कोई देश व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने स्थानीय मुद्राओं बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय और क्रिप्टो में ऐसे रास्ते खोज दिए हैं कि वॉशिंगटन के अर्थशास्त्री अपना ही सिर ढूंढ रहे हैं। अमेरिका सोच रहा था कि वह ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन तेहरान ने उसे डॉलर के थोक के भाव अपने खजाने भर लिए। हालांकि निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ईरान के इस 18 अरब डॉलर के दावे में थोड़ा नमक मिर्च भी हो सकता है।
जब युद्ध चल रहा हो और हर देश अपनी जनता का हौसला बढ़ाने और दुश्मन को चिढ़ाने के लिए आंकड़े बढ़ चढ़कर पेश कर रहा हो, तो मुमकिन है कि ईरान ने इस 18 अरब डॉलर की उन पुरानी देनदारियों को भी जोड़ लिया हो जो चीन के पास अटकी पड़ी थी और युद्ध के दौरान रिलीज हुई है। लेकिन सच तो यह है कि इस दावे में इतना तो तय कर दिया है कि अमेरिकी ब्लॉकेड में इतने छेद है कि उनमें से ईरान का पूरा तेल टैंकर फ्लीट आराम से आर या पार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर साबित करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के मामले में उनकी पुरानी रणनीति का गुब्बारा फूट चुका है। 13 दिनों के भीषण हवाई हमले के बावजूद जब ईरान ने हॉर्मूज के सामने या हॉर्मूज से अपने कदम पीछे हटाए और उल्टा तेल बेचकर अपनी जेब गर्म कर ली, तो ट्रंप को समझ आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानती और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती तो तेल $150 प्रति बैरल पर पहुँच जाएगा। ट्रंप का बॉर्डर लाइन रुख असल में अमेरिका की कमजोरी को छिपाने के लिए एक ऐसी कला है जिसे अब दुनिया का हर देश समझ चुका है। कैस्पियन सागर अब तक युद्ध की आंच में काफी हद तक सुरक्षित बन जाता था, लेकिन ये इलाका पूरी तरह से रूस और मध्य एशियाई देशों का गढ़ है। लेकिन यूक्रेन द्वारा वहां ईरानी जहाजों पर हमला करना इस बात का सबूत है कि यह युद्ध अब अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। अगर तेहरान ने जेलेंस्की के इस दुस्साहसन का जवाब सीधे मिसाइल हमले से दिया तो यूक्रेन के लिए 2 मोर्चे यानी रूस और ईरान पर एक साथ लड़ना मुमकिन हो ही नहीं सकता। जेलेंस्की ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसका खामियाजा पूरे यूरोप को अब भुगतना पड़ेगा। ईरानी तेल टैंकर का 18 अरब डॉलर में बिके जाना या रातों रात हुआ कोई करिश्मा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी शैडो फ्लीट का कमाल है। यह ऐसा जहाज है जिसके कमांडर या ट्रांसपोर्टर हमेशा बंद रहते हैं, जो समुद्र के बीचों बीच एक जहाज में दूसरे जहाज के तेल ट्रांसफर कर सकते हैं और कागजों पर अपनी मंजिल का नाम भी बदल सकते हैं। अमेरिका की नौसेना चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन हजारों किलोमीटर फैले समुद्र में इस भूतिया बेड़े को रोक पाना बस की बात नहीं रही उनकी अब, और इसी का फायदा उठाकर तेहरान अपनी तिजोरियां भर रहा है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि आज का युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि नैरेटिव और नेशनल इमेज से जीत सकता है। एक तरफ संसद अध्यक्ष की ये कहलवाना कि हम तबाह हो रहे हैं, हमारे पास एक बूंद तेल भी नहीं बचा ताकि दुनिया में अमेरिका की आलोचना हो और मानवाधिकार का मुद्दा उठे, और दूसरी तरफ तेल मंत्रालय से 18 अरब डॉलर का आंकड़ा जारी करवा कर अमेरिका को ये चिढ़ाना कि तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का वो क्लासिक नमूना है जिसने तेहरान ने वॉशिंगटन को पूरी तरह पछाड़ दिया है। इस पूरी घटना ने इस भी साबित कर दिया कि अमेरिका अब दुनिया का इकलौता दरोगा नहीं रहा। जिस देश पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता था, वही देश चीन, रूस और भारत जैसे बड़े बाजारों के आड़ लेकर अपना रास्ता निकाल लेते हैं। ट्रंप को 13 दिन बाद हमलों को अचानक रोक देना ये दिखाता है कि अमेरिका अब लंबे युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी जनता खुद थक चुकी है कि उनके पास टैक्स का पैसा वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के बाद ईरान में बहाया जाए, और इसी जनभावना को ट्रंप बहुत अच्छी तरह भूनना जानते हैं। यूक्रेन को शायद लगता था कि अमेरिका और इजराइल ईरान को इतना उलझा देंगे कि तेहरान की नज़र कैस्पियन सागर पर पड़ेगी ही नहीं, लेकिन जेलेंस्की की ये मिसकैलकुलेशन भारी पड़ गई। ईरान ने ना सिर्फ अपने नाविक की मौत का हिसाब मांगा है, बल्कि साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन ने अपनी हदें पार की तो रूस को मिलने वाली ईरानी ड्रोन्स की संख्या और उनकी मारक क्षमता को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। यूक्रेन की एक गलती उसके अपने शहरों पर ईरानी बारूद बरसा सकती है। हॉर्मूज जलमरुद्दे में जब तक तनाव रहेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में ही रहेगी। भले ही ट्रंप शांति वार्ता का राग अलाप रहे हों और ओमान की प्रतिनिधिमंडल तेहरान के चक्कर काट रहे हों, लेकिन जब तक ईरान को उसके तेल का पूरा दाम और सम्मान नहीं मिलता, वो हॉर्मूज का ताला खोलने वाले नहीं। 18 अरब डॉलर की कमाई ने ईरान को वो ऑक्सीजन दे दी है जिससे वो अगले 6 महीनों तक बिना किसी समझौते के भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। वॉशिंगटन की नीति निर्माताओं को अब ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा, और उनके द्वारा बनाए गए कड़े से कड़े वित्तीय कानून अब पुराने पड़ चुके हैं। जब कोई देश ठान लेता है उसे जीना है तो वो डॉलर के विकल्प ढूंढ ही लेता है। ईरान ने 18 अरब डॉलर कमाकर ये साबित कर दिया कि अमेरिका का आर्थिक चाबुक अब उतना बेअसर हो चुका है जितना कि किसी प्लास्टिक के तलवार से किसी किले को ढाने की कोशिश करना। इजराइल के लिए ये स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के परमाणु तेल टैंकरों को तबाह करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप के अचानक हमले को रोकने वाले आदेश ने इजराइल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या संकट के समय अमेरिका वाकई उनके साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात उनके हित और तेल की कीमतों पर आती है तो वो अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी चौराहे पर अकेला छोड़ सकता है। लेकिन ईरान के तेल मंत्रालय का दावा, इस $18 अरब की बिक्री से उन्होंने अपने मौजूदा सालाना बजट का 60% से ज्यादा तेल रिसाव हासिल कर दिया है। इसका सीधा मतलब जानते हैं, वो ये है कि ईरान की सरकार अब दिवालिया होने की कगार पर नहीं, जैसे कि पश्चिम मीडिया प्रचारित कर रहा है। देश के भीतर महंगाई भले ही हो, लेकिन सरकार के पास अपनी सेना को फंडिंग देने और प्रॉक्सी समूह को हथियार सप्लाई करने के लिए पर्याप्त कैश मौजूद है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। यूक्रेन के लिए इस समय सबसे बुद्धिमान रणनीति ये होती है कि वो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा पर ध्यान दे। रूस के साथ जारी युद्ध के पहले से ही पस्त पड़े यूक्रेन अगर ईरान जैसे जिद्दी खतरनाक मुल्क से पंगा लेगा तो ये उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। तेहरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि कैस्पियन सागर में किसी ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है और ईरान इसका बदला सही समय और सही जगह से लेगा। इस पूरे खेल और में अगर कोई बिना एक भी गोली चलाए सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है तो वो है चीन। चीन ने ईरान से सस्ते दामों में डिस्काउंट पर तेल खरीदा, अमेरिका के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाई और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन का इंतजाम भी कर लिया। चीन की रणनीति दिखाती है कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच में वो बंदर बांट रहा था, या वो दो बिल्लियां जब लड़ती है और बंदर रोटी लेके भाग जाता है, वही अब चीन है। जबकि अमेरिका केवल बयानबाजी और मिसाइल दागने में अपना बजट फूंक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा अपनी छवि एक सख्त नेता में बनाते घूमते हैं, इस घटना के बाद थोड़े बैकफुट पर जरूर दिखाई देंगे। 13 दिन तक बमबारी करने के बाद जब नतीजा 0 निकला, यानी कुछ नहीं निकला, 0 निकला और ईरान ने $18 अरब का मुनाफा कमा लिया, तो ट्रंप को मजबूरन कहना पड़ा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। ये वही ट्रंप है जो कभी चाहते थे कि ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो इतिहास भूल जाएगा। अब वही ट्रंप समझौते की टेबल पर तलाश रही है, जो उनकी मजबूत नेता वाली छवि पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र इस पूरे मामले में जहाज के एक मूकदर्शक बने हुए हैं। अमेरिका अपनी मर्जी से किसी भी देश पर हमला शुरू कर देता है और ईरान अपनी मर्जी से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करके अरबों डॉलर का तेल बेच लेता है। ये स्थिति दिखाती है कि वैश्विक नियम कायदे अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम भी आज के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का नया पैगाम बन चुका है। ओमान में चल रही बातचीत और अमेरिका द्वारा हमले रोके जाने वाले फैसले को कई विशेषज्ञों का केवल एक तूफान से पहले की शांति का मानना है। अमेरिका शायद अपने सैन्य ठिकानों को पुनर्गठित करने और अपनी रणनीति बदलने के लिए समय ले रहा है। वही ईरान इस समय का उपयोग करने के बाकी समय अब बचे तेल को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने और अपनी मिसाइल तैयारियों को मजबूत करने में कर रहा है। यानी युद्ध विराम शांति का रास्ता नहीं, बल्कि अगले पड़े टकराव का विश्राम गृह है। राजनीतिक चालबाजियों के बीच इस बेकसूर नाविक की जान चली गई, जो कैस्पियन सागर में एक साधारण कमर्शियल जहाज पर काम कर रहा था। जेलेंस्की द्वारा उठाए गए इस कदम ने ये साबित कर दिया कि युद्ध अब उग्र होता जा रहा है। जो नेता अपने फायदे के लिए निर्दोष लोगों की जान की बाजी लगा सकते हैं। ईरान ने इसी नेविक की मौत को राष्ट्रीय अपमान के रूप में लिया है और इसका राजनीतिक और सैन्य इस्तेमाल कीव के खिलाफ करने वाली पूरी योजना बना रहा है। बहरहाल इन सब पर आप ही का राय है, हम कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।